नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकेडमी में। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट हो गया है और रीतिकाल की प्रैक्टिस सेट हम सभी कर रहे हैं। रीतिकाल और रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध कवि जो रीत में बंध करके रचना करते हैं, कहने का मतलब रीतिबद्ध, और दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीत मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त। जो सिद्धांत ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ दोनों के आधार पर जो है कविता की रचना करते हैं, वो कौन है? रीतिबद्ध कहलाते हैं। और रीति सिद्ध जो है, जो सिद्धांत ग्रंथ पर नहीं बल्कि लक्षण ग्रंथों, कहने का मतलब पूर्व के बनाए लक्षण ग्रंथों व सिद्धांतों के आधार पर काव्य की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कवि। ठीक है, रीति सिद्ध कहा जाता है। रीत मुक्त, मुक्त का मतलब होता है जो दोनों से क्या हूँ? मुक्त हूँ, अलग हूँ। कहने का मतलब जो सिद्धांत ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ दोनों के आधार पर नहीं बल्कि स्वतंत्र, बंधी बंधाई परिपाटी में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से जो काव्य रचना करते हैं, उन्हें रीत मुक्त कहा जाता है। जैसा कि रीतिबद्ध कवियों में केशवदास जी हो गए, चिंतामणि हो गए, है ना, मतीराम हो गए, देव हैं, कुलपति मिश्र हैं, दुल्हा कवि हैं, रसिक कवि हैं, ग्वाल कवि हैं, प्रताप शाही हैं, है ना, ये सब रीतिबद्ध हो गए। और रीति सिद्ध में सेनापति बिहारी लाल तो प्रसिद्ध है ना, बिहारी लाल हो गए, वृंद हो गए, रसनिधि हो गए, निवाज और पजनेस। ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि रीति सिद्ध कवियों में कौन नहीं है, या इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि है या रीतिबद्ध कवि है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। इसलिए ये बताई जा रही है, आपको ये व्याख्या की जा रही है। इसके बाद है अगला, लास्ट है हमारा रीति मुक्त। तो घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, ये सभी दुजदेव, ये सभी क्या है? रीति मुक्त हैं। तो प्रश्न संख्या 31 तक इतना हम लोगों ने पढ़ा था। 31 फिर से पढ़ लेते हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है रीतिबद्ध काव्यधारा, ऑप्शन बी है रीतिमुक्त काव्यधारा, ऑप्शन सी है रीति सिद्ध काव्यधारा, ऑप्शन डी है आश्रयवादी काव्यधारा। तो भूषण जी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जी जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण जी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 2001 में पूछा गया था। भूषण का वास्तविक नाम था, ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी है रास बिहारी, ऑप्शन सी है कृष्णदास, ऑप्शन डी है चंद्रभूषण। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है, ऑप्शन ए है रेणुका, ऑप्शन बी है चिदंबरा, ऑप्शन सी है दीपशिखा, ऑप्शन डी है छत्रसाल दशक। तो महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, ये तो दिनकर की है ना, रेणुका हुंकार रश्मिरथी, है ना। चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की है ना। दीपशिखा यामा ये तो महादेवी वर्मा की है। तो बच्चा कौन? छत्रसाल। ये क्या है? राइट आंसर डी हो जाएगा। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ऑप्शन ए है रस, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है अलंकार, ऑप्शन डी है औचित्य। 34 नंबर का प्रश्न है। तो शिवराज भूषण में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का। किसका? अलंकार का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है। शिवराज भूषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। शिवराज भूषण भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? भूषण जी का, शिवराज भूषण। एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है। किसकी भूमिका में गणेश शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है? तो किसके? शिवराज भूषण के। किसका है? भूषण जी का है। ठीक।
अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहे में अलंकारों के लक्षण दिए हैं, फिर कवित्त सवया छप्पय दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं। प्रश्न बन सकता है कि शिवराज भूषण में भूषण ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, तो 105 अलंकार का। कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति और एवं अपहुनति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। ठीक है, तो इतना कुछ जानकारी हम लोगों ने शिवभूषण की रचना शिवराज भूषण से प्राप्त की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। ऑप्शन ए है शिवा बावनी, ऑप्शन बी है शिवराज भूषण, ऑप्शन सी है छत्रसाल दशक, ऑप्शन डी है दुलह दूषण उल्लास। ये केंद्रीय विद्यालय दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवराज भूषण। क्या हो जाएगा, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का 1929 है ना। ठीक है, ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है सूदन, ऑप्शन सी है लाल कवि, ऑप्शन डी है रहीम। 2017 जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है कि हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो शुक्ल का कथन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान ही रहे हैं। तो किसे कहा है, भूषण को कहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दोनों वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के बारे में। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है। गंग कवि का जन्म स्थान है। आप प्रश्न संख्या 37 है, गंग कवि का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है इटावा, ऑप्शन डी है गंगापुर नगर। तो गंग कवि कहाँ के हैं, इटावा के हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, इटावा। किसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, गंग कवि का, इनका जन्म स्थान इटावा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इटावा 1538 से 1625 ईस्वी रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। कौन, गंग। ये इटावा जिले के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, है ना। अगर मान लीजिए याद है फिर भी गंग है तो हम ट्रिक लगा सकते हैं हम सभी कि गंग पदावली है तो गंग जी की है। ये रीतिकालीन कवि हैं। गंग पचीसी, गंग रत्नावली, है ना। और एक रत्नावली क्या है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। जाति के क्या थे, ब्राह्मण थे। और किसके दरबारी कवि थे, अकबर के। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। किसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, गंग कवि। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटावा में हुआ था। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हो गए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया, है ना। ये बहुत फेमस वो है कि ये जो है जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए। कौन, कवि गंग, है ना, गंग कवि, जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिनका जन्म इटावा में हुआ था। ठीक है, भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। ये उक्ति किसकी है, भिखारी दास की है। किसके विषय में कही गई है, गंग कवि के विषय में कही गई।
ठीक है। तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। प्रश्न संख्या 38 है। तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन डी है केशवदास, ऑप्शन सी है रहीमदास, ऑप्शन डी है गंग कवि। तो ये जो उक्ति है किसकी है? भिखारी दास की है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नैन नचाए कहा मुस्काए लला फिर आई है, अइहो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन डी है पद्माकर, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन डी है ठाकुर। 39 नंबर का है। तो ये किसकी है? पद्माकर की है। ये पंक्ति किसकी है? पद्माकर की है। पद्माकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। क्या है? होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जो जन्म है वो सम्मत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली है। किसे? रत्नाकर को। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की। इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। जगत विनोद किसका है? पद्माकर का है। ठीक है। आगे है। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अइयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो पद्माकर की है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नैन नचाए कहा मुस्काए लला फिर अइयो खेलन होरी पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये पद्माकर के द्वारा रचित है। किस कवि के द्वारा रचित है? पद्माकर के द्वारा रचित है। देखिए एनबीएस परीक्षा टीजीटी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 41 हो गया। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। गंगा लहरी रचना किसकी है? ऑप्शन ए है मतीराम, ऑप्शन बी है पद्माकर, ऑप्शन सी है ठाकुर, ऑप्शन डी है बोधा। तो जो गंगा लहरी रचना है वो किसकी है? पद्माकर की है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जगत विनोद और पद्माकर गंगा लहरी। ठीक। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 7 मौलिक ग्रंथ हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा लहरी, प्रताप शाही, बिरुदावली, कली 25 आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया। किन ग्रंथों का अनुवाद किया है? वाल्मीकि रामायण का, हितोपदेश का। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। इनके जितने भी मौलिक ग्रंथ हैं 7 मौलिक ग्रंथ में पद्माभरण और जगत विनोद ये जो है क्या है? रीति ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्रबोध पचासा किसकी है? तो पद्माकर की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है भाषाभूषण, तो भाषाभूषण तो भूषण जी की है। रामचंद्राभरण काव्यालंकार, पद्माभरण। तो पद्माकर की रचना कौन सी है? 44। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पद्माभरण। पद्माकर पद्माभरण है ना, अलंकार ग्रंथ है। कैसा है? अलंकार ग्रंथ है। पद्माकर पद्माभरण। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ है। क्या कैसे ग्रंथ है? रीति ग्रंथ। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। अलंकार और नवरस का विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद 1803। 1810 और 1803। 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुई थी, ऐसा बताया जाता है। काव्य रसायन किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काव्य रसायन ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है बोधा, ऑप्शन डी है ठाकुर। 45 नंबर का प्रश्न है। तो काव्य रसायन जो है रचना ये देव की है। ये इंपॉर्टेंट रचना है। राइट आंसर भी हो जाएगा। देव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। किसकी बात हो रही है? देव कवि की। ठीक है। इनमें प्रमुख थे आजम शाह फफूंद, रियासत के राजा, कुशल सिंह सेठ, भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती, इयोड़िया खेरा के राजा, उद्योत सिंह दिल्ली के रईस, पातीराम के पुत्र सुजानमणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खान। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन। ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण हैं। रचनाओं पर ध्यान देंगे। काव्य रसायन देव की रचना है। भाव विलास देव की रचना है। अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका रत्नाकर की है, प्रेम चंद्रिका। और रामचंद्रिका केशवदास जी की है। प्रेम चंद्रिका किसकी है? देव कवि की है। और रामचंद्रिका केशवदास की है। जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं जिनमें काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, रामचंद्रिका केशव की है, और कुशल विलास, सुजान विनोद, जाति विलास, सुख सागर तरंग, है ना, इत्यादि, ये सभी तत्वदर्शी 25, ये सब इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या जो है हम लोग कितना पढ़े? 45 नंबर। 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, इनके बारे में देखते हैं। 46 नंबर। सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। किसने की? सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की। भाव विलास की रचना देव ने कितने वर्ष की अवस्था में की? 16 वर्ष के अवस्था में की, ऐसा माना जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। देव कवि किस जिले के थे? हम लोगों ने पढ़ा देव कवि किस जिले के थे? तो इटावा जिले के थे। ठीक। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? सुजान विनोद ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन डी है मतीराम। तो सुजान विनोद किसकी है? घनानंद की है। आगे है जाति विलास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है मतीराम, ऑप्शन डी है भूषण। तो जाति विलास किसकी रचना है? जाति विलास देव की है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जाति विलास देव की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जाति विलास देव की रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम भी किसकी है? देव की रचना है। अभी हम लोगों ने देखा तो देव किस आंसर में है? देव है, बी में है। किस में है? बी में है। देव की रचना है अष्टयाम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? ऑप्शन ए भावविलास, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है अष्टयाम, ऑप्शन सी है अलंकार गंगा, ऑप्शन डी है सुजान विनोद, ऑप्शन डी है सुजान विनोद। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। 50 नंबर का है तो अलंकार गंगा नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अलंकार गंगा नहीं है। बाकी सब लोगों को अभी हम लोगों ने देखा। रीतिबद्ध कवि देव हैं। रीतिबद्ध कवि देव हैं। अलंकारवादी हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रीतिवादी हैं, ऑप्शन सी वक्रोक्तिवादी हैं, ऑप्शन सी वक्रोक्तिवादी हैं और ऑप्शन डी है रसवादी हैं। तो ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 परीक्षा में आया था। तो देव कौन से हैं? रसवादी हैं। देव कौन से कवि हैं? रसवादी कवि हैं। देव कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 थोड़ा देखते हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी में कही गई हैं। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, है ना। इसे बताना है कि यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन ए है देव,
ऑप्शन बी है चिंतामणि, ऑप्शन सी है सोमनाथ, ऑप्शन डी है कुलपति मिश्र। तो ये किसकी है? देव की है। किसकी पंक्ति है ये? देव की है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देव, मतलब ऑप्शन ए। भूलि कहत नवरसु कवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। आगे देखेंगे। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। दोहा। आगे देखेंगे। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता है ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है रसलीन। तो ये पंक्तियां जो है बहुत फेमस है। ये दोहा किसकी है? रसलीन की है। किसकी है? रसलीन। राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव में हुआ था। ऐतिहासिक गांव, उन गांव का क्या नाम है? बिलग्राम। रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। मीर गुलाम नबी था। किसका नाम? रसलीन का। वे संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम क्या किया है? जोड़ लिया है। इनका रियल नाम क्या था? मीर गुलाम नबी था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं आगे? मीर गुलाम नबी हुतो सकल गुणन को धाम, बहुरी धरे रसलीन निज कविताई को नाम। कविताई को नाम, ऐसा कौन लिखता है? मोहम्मद, कवि मोहम्मद। ठीक है। किसके बारे में लिखते हैं? रसलीन के बारे में लिखते हैं। ये पंक्तियां जो है रसलीन के बारे में कही है। प्रश्न संख्या 54 है, मतिराम की भाषा है। ऑप्शन है बोलचाल की ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है साहित्यिक ब्रज भाषा, बी ऑप्शन है साहित्यिक ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है साहित्यिक अवधी, ऑप्शन डी है साहित्यिक राजस्थानी। तो जो मतिराम की भाषा है वो बताना है कि कौन सी भाषा है। मतिराम किस भाषा में करते थे? तो साहित्यिक ब्रज भाषा। साहित्यिक ब्रज भाषा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली की साहित्यिक भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतिराम की भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है ना। तो आज हम लोगों ने 30 से लेकर के कितने प्रश्न को किया? प्रश्न संख्या 54 है ना, 54 प्रश्नों तक हम लोगों ने किया है। अब अगली क्लास में हम सभी रीत मुक्त धारा के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके विचार पढ़ेंगे, इनकी विशेषता पढ़ेंगे, है ना। ये यहाँ से अगली क्लास देखेंगे हम सभी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो, तो इस क्लास को जो है लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और यदि और कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो क्लास है, ये क्लास जो है प्रतिदिन चलती है। इस क्लास से जो है आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप जो है ये क्लास जो है आपको रिवीजन करने में भी सहयोग प्रदान करेगी। इसलिए आप सभी क्लास प्रतिदिन जो है निरंतर किया करें। ये क्लास जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3, TRE 4 है ना, TRE 3, TRE 4, TGT PGT, DSSB, KVS NVS, ये जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि सभी जान रहे हैं कि ये क्या है? घटना चक्र है। क्या है? घटना चक्र। और घटना चक्र में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से आए हुए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें रहते हैं।
और जिनसे हमें काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का ढंग हमें पता चल जाता है कि हाँ परीक्षा में किस तरह के प्रश्न, किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, और एक ही प्रश्न को किस तरह से घुमा करके कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ये सारे अभ्यास हम लोग जो है इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखते हैं। काफ़ी कुछ नए प्रश्नों को भी देखते हैं हम सभी। एक प्रश्न से जो भी प्रश्न उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले होते हैं जिस तरीके से, उनका भी अध्ययन हम सभी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। आप सभी निरंतर पढ़ते रहें। सभी का जीवन उज्जवल हो। सभी जो है उत्साह के साथ जो है पढ़ाई करते रहें। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास अगले दिन लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।